सपने देखते रहो। बोबो कभी भी एस ऑफ हार्ट्स की असली पहचान उजागर नहीं करेगा। वो उसका सबसे प्रिय बड़ा भाई, उसका शाश्वत रक्षक और उसका सबसे ठोस समर्थन था। उसने अपने बड़े भाई के बारे में क्या सोचा? वो अपने छोटे, कठिन संगठन में कैसे शामिल हो सकता है? आप इसके बारे में क्यों नहीं सोचते? टाइगर ने हार मानने से इनकार कर दिया। बोबो ने उसे घूर कर देखा। यदि आप 1 मिनट के भीतर मेरे सामने से गायब नहीं हुए, तो मैं तुरंत आपकी असली पहचान इंटरनेट पर घोषित कर दूंगा। मैं अपने बॉस से आपके कंप्यूटर को हैक करने और आपके माइक्रोपेनिस की सभी तस्वीरें पोस्ट करने के लिए भी कहूंगा। मैं गंभीर हूँ, टाइगर, लेकिन मेरे पास माइक्रोपेनिस नहीं है। बोबो, हम्फ। टाइगर ने अपनी जीभ चटकाए। यह छोटा शावक जो अपने नुकीले दांत निकाल रहा था और अपने पंजे लहरा रहा था, वास्तव में जिद्दी था। बोबो नीचे झुका, टाइगर की बांह के नीचे से निकला और तेजी से ऊपर की ओर भागा। टाइगर ने एक हाथ अपनी जेब में डाला, युवक की पतली पीठ की ओर देखा और चुपचाप कहा, फिर मिलेंगे। बोबो जमे हुए कोक को अपनी बाहों में लेकर लिफ्ट की ओर भागा। वो उस परेशान करने वाले आदमी से दूर रहना चाहता था। बोबो तेजी से भागा और गलती से लिफ्ट से बाहर आ रहे एक जोड़े से टकरा गया। महिला को एक और झटका लगा और वह लगभग गिर पड़ी। क्या तुम्हारे पास आंखें नहीं हैं? उस आदमी का स्वर थोड़ा चिड़चिड़ा था। उसने अपनी नाजुक प्रेमिका की रक्षा की और बोबो की ओर घूरकर देखा। बोबो ने तुरंत माफी मांगी, मुझे क्षमा करें। बोबो लिफ्ट में चढ़ गया और सिल्वर लिफ्ट का दरवाजा खड़खड़ाहट के साथ बंद हो गया। बोबो ने केवल जोड़े की पीठ की एक झलक देखी। लिफ्ट के दरवाजे के बाहर सुंदर अमेरिकी पुरुष ने महिला का हाथ प्यार से पकड़ लिया। उसका स्वर काफी व्यथित और क्षुब्ध था। क्या तुम ठीक हो? उस बच्चे ने तुम्हें लगभग गिरा ही दिया था। अगर मुझे पहले पता होता, तो मैं तुम्हें आज बाहर नहीं लाता। महिला की उम्र 20 के आसपास थी। उसके लंबे, सुंदर काले बाल थे और उसने हल्के सफेद रंग की पोशाक पहनी थी। वह शालीन और सुंदर लग रही थी। उसके कान थोड़े लाल थे। उसने सावधानी से अपना हाथ खींच लिया और धीरे से कहा, सभी बच्चे ऐसे ही होते हैं। यह उसकी गलती नहीं है। मैं ही वह थी जो हाल ही में ऊब गई थी और सैर करना चाहती थी। मिस्टर थॉमस, खुद को दोष न दें। उसकी आवाज पंख की तरह नाजुक थी और उसका रूप मोती की तरह सुंदर था। थॉमस ने उसके सुंदर और सौम्य रूप को देखा, और उसके दिल में आराधना को छिपाना और भी मुश्किल हो गया। उसने फिर से महिला का हाथ पकड़ लिया, उसकी आवाज में कोमलता भरी हुई थी। मुझे पता है कि आपको पहले एक बदमाश ने चोट पहुंचाई है, और आप अभी भी उस रिश्ते से बाहर निकलने में असमर्थ हैं। लेकिन, किंग युन, आपको मुझ पर विश्वास करना होगा। आपके लिए मेरा प्यार सितारों की तरह शाश्वत है। सफेद पोशाक वाली महिला चेन क्विंगयुन थी, जो संयुक्त राज्य अमेरिका भाग गई थी। अब, वो शक्तिशाली मिंग परिवार की युवा महिला में बदल गई थी। मिंग परिवार की मैडम, मिंग डोंगमेई ने चेन क्विंगयुन को अपनी पोती के रूप में स्वीकार किया। अपनी गौडमदर की सुरक्षा के साथ, चेन क्विंगयुन अच्छा कर रही थी। उसने अपने बचपन के सारे निशान मिटा दिए और अपना सारा गंदा अतीत मिटा दिया। तब से, वह, चेन क्विंगयुन, मानेक हार की मालिक थी। उनकी पालक माँ, मिंग डोंगमे की बहन थी। उसे अब अपनी सुरक्षा के लिए सोंगचेन की शक्ति पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं थी। वास्तव में, उनकी सुंदर उपस्थिति और सौम्य व्यक्तित्व ने कई युवाओं का ध्यान आकर्षित किया। उनमें अमेरिकी अरबपति श्री थॉमस भी थे। थॉमस युवा, सुंदर और एक धनी परिवार में पैदा हुआ था। वो कई साल पहले युवा चेन किंगयुन से मिला था, और तब से, वो उसे गुप्त रूप से पसंद करने लगा था। जब उसे पता चला कि चेन क्विंगयुन को एक बार एक बदमाश ने छोड़ दिया था और वह बीमारी से लगभग मर गया था, तो थॉमस को अपने दिल में दर्द महसूस हुआ। उन्होंने इस खूबसूरत और सौम्य महिला को एक घर देने, उसे सर्वोत्तम सुरक्षा और प्यार देने की आशा की। मुझे खेद है, मैं फिलहाल कोई नया रिश्ता शुरू नहीं करना चाहता। चेन क्विंगयुन ने अपना सिर नीचे कर लिया, उसकी खूबसूरत आंखें दयनीय आंसुओं से भर गईं। डॉट डॉट। थॉमस की आंखों के सामने धीरे धीरे अंधेरा छा गया।
वह दुखी था, लेकिन वह चेंग क्विंगयुन को भी समझता था। प्यार से आहत महिला कैसे आसानी से अपने दर्द से बाहर निकल सकती है। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। थॉमस किनारे पर चुपचाप इंतजार कर रहा होगा। उसका मानना कि एक दिन यह सौम्य और खूबसूरत महिला अपनी परवाह छोड़ देगी और उसके प्यार को स्वीकार कर लेगी। चेंग क्विंगयुन वास्तव में मिस्टर थॉमस को बहुत पसंद करते थे। वो युवा, समर्पित और सबसे महत्वपूर्ण रूप से शक्तिशाली थे। हालांकि चेंग क्विंगयुन ने थॉमस को अपना प्यार आसानी से नहीं मिलने दिया। वह पुरुषों के विचारों को नियंत्रित करने में बहुत अच्छी थी। महिला जितनी अधिक अप्राप्य होगी, पुरुष उतने ही अधिक आकर्षित होंगे। वह धीरे धीरे थॉमस को अपने प्यार में फंसा लेती थी, जिससे वह खुद को छुड़ाने में असमर्थ हो जाता था। एक दिन वह थॉमस के कंधों पर कदम रखेगी और सत्ता के शिखर पर चढ़ जाएगी और धन का जीवन जिएगी जिससे हर कोई ईर्ष्या करेगा। सोंग चिन, गु मानक्सी, चेंग क्यूई, चेंग कायुवान, वे उसके जूते उठाने के लायक भी नहीं थे। वो हर उस व्यक्ति से, जिसने कभी उसे चोट पहुंचाई है, हड्डी छेदने वाली कीमत चुकानी पड़ेगी। मिस्टर थॉमस, मैं थोड़ा थक गया हूँ। चेंग क्विंगयुन ने अपनी राक्षसी महत्वाकांक्षा को छुपाया। उसकी खूबसूरत आंखें कोमल और नाजुक थीं, जैसे हवा और बारिश में लहराती एक नाजुक तितली। थॉमस ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। ठीक है, मैं तुम्हें आराम करने के लिए वापस लाऊंगा। थॉमस ने अपना सज्जनतापूर्ण व्यवहार बनाए रखा और चेंग क्विंगयुन को होटल से बाहर ले आए। दूसरी ओर गूचू ने पहले ही अपना बैग पैक कर लिया था और हवाई अड्डे की ओर चल पड़ी थी और घर लौटने के लिए विमान में चढ़ने की तैयारी कर रही थी। वीआईपी लाउंज में गूचू ने गु मैनेक्सी नामक अपना फोन और वीडियो चालू किया। मम्मी, चुचू जल्द ही घर जा रहा है। गूचू मधुरता से मुस्कुराया। माँ, आपको काम में अच्छा प्रदर्शन करना होगा। अपने आप को स्वस्थ रखें और बीमार न पड़ें। गु मानक्सी मुस्कुराई। हमारा चुचू बहुत समझदार है। तुम तो मम्मी का ख्याल रखना जानते ही हो। गूचू ने अपना छोटा सिर झुकाया। उसने मुंह फेरा और सहृदयतापूर्वक अभिनय किया। मैंने हमेशा माँ की परवाह की है। माँ बहुत मेहनत कर रही है। ओह ठीक है, मैंने आपके लिए अमेरिका में एक अच्छा दिखने वाला हैंडबैग खरीदा था। मैंने भाई चेंग क्यूई से इसे आपको भेजने के लिए कहा था। धन्यवाद, चूचू। आपका स्वागत है। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, तो निश्चित रूप से माँ के लिए बहुत सारा पैसा कमाऊंगा। केवल गु मानक्सी के सामने ही गूचू एक शुद्ध और मासूम बच्चा बन पाएगा। माँ और बेटी के बीच का माहौल गर्मजोशी भरा, प्यार भरा और खुशनुमा था। जब तक चीन वापस जाने वाली उड़ान रवाना होने के लिए तैयार नहीं हुई तब तक गूचू ने अनिच्छा से फोन काट दिया। चीन की इस यात्रा में कुछ बदलाव हुए। जब वे आए तो 4 लोग थे, और जब वे वापस गए तो 5 थे। वहां एक अतिरिक्त लिन जियाओझो भी था। लिन जियाओझो ने अजीब तरीके से सभी का अभिवादन किया। सभी को नमस्कार। चलो एक साथ चीन वापस चलते हैं। गूचू काफी आश्चर्यचकित था। भाई जियाओझो, लिन जियाओझो ने अपनी आंखों के कोने से झाओ यान पर नजर डाली। उसने अचानक अपराधबोध से अपना सिर घुमाया और गूचू के बगल में बैठ गया। उसने अपना चैटबॉक्स मोड चालू किया और गूचू के साथ बातचीत की। विमान रवाना हो गया। पूरी यात्रा के दौरान लिन जियाओझो ने झाओ यान से एक शब्द भी नहीं कहा। उसे केवल गूचू के साथ बातचीत करने की परवाह थी। चेंग क्यूई सबसे अधिक परेशान थी। वो गूचू के साथ अकेले रहना चाहता था। हालांकि यह लिन जियाओझो मोटी चमड़ी वाला था। पूरी यात्रा के दौरान वह गूचू से गोंद की तरह चिपका रहा। चेंग क्यूई ने गुप्त रूप से अपने दांत पीस लिए। वह असहाय था। सौभाग्य से लिन जियाओझो झाओ यान के अपार्टमेंट से बाहर नहीं निकले। राजधानी लौटने के बाद लिन जियाओझो ने अपना सामान उठाया और चुपचाप दूसरी मंजिल तक भाग गया। उसने दरवाजा बंद कर दिया और खुद को सहज कर लिया। दूसरी ओर झाओ यान, जो दरवाजे के बाहर बंद था, वास्तव में उसके आमतौर पर भावशून्य, ठंडे और सुंदर चेहरे पर मुस्कान का संकेत था। गूचू और अधिक जिज्ञासु हो गया। उस दोपहर झाओ यान और लिन जियाओझो ने वास्तव में किस बारे में बात की?
इन दोनों के बीच इस समय माहौल बेहद अजीब था। रात में गूचू जेट लैग के कारण सो नहीं सका। उसने बिस्तर पर अपना फोन चालू किया और लिन जियाओझो की लाइव स्ट्रीम देखी। लिन जियाओझो ने लगभग 1 महीने तक लाइव स्ट्रीम नहीं किया था, लेकिन उनकी लोकप्रियता अभी भी बहुत स्थिर थी। लाइव स्ट्रीम शुरू होने से पहले ही अनगिनत प्रशंसक लाइव स्ट्रीम रूम में इंतजार कर रहे थे। रेड हाथ स्ट्रीमिंग ने अपने पहले पन्ने पर बड़े लाल अक्षरों में किड की वापसी का प्रचार भी किया। बच्चे की छुट्टियां खत्म हो गई हैं। वह काम पर वापस आ गया है। रात 8 बजे किड, जो 1 महीने से काम से अनुपस्थित था, ने आखिरकार अपना लाइव स्ट्रीम शुरू किया। बैकग्राउंड में तेज संगीत बजने के साथ किड ने उत्साह के साथ अपना चेहरा अभिवादन किया। यो ब्रदर्स, बहुत दिनों से नहीं देखा। मैं आखिरकार घर पर मामले निपटाने के बाद वापस आ गया हूँ। अब से मैं हर दिन प्रसारण करूंगा। हे, किड ने अभी अभी प्रसारण शुरू किया था और लाइव प्रसारण कक्ष की लोकप्रियता तुरंत 10 लाख से अधिक हो गई। इसके कारण लाइव प्रसारण कक्ष में गंभीर व्यवधान उत्पन्न हो गया। हालांकि इससे टिप्पणियों के उत्साह में कोई बाधा नहीं आई। यह कौन सा नौसिखिया स्ट्रीमर है? मैं उसे नहीं जानता, इसलिए आप अपना खाता पासवर्ड नहीं भूले। ईमानदार रहो। क्या तुमने और झाओ ने शादी कर ली है? हाँ, बूढ़ा झाओ और मेरा एक बच्चा है। अपना चेहरा दिखाओ। आपने हमें 1 महीने तक खड़ा रखा है। यदि आप अपना चेहरा नहीं दिखाएंगे, तो हम आपकी माफी स्वीकार नहीं करेंगे। यह और भी बेहतर होगा यदि आपने कुछ भी नहीं पहना हो। मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। तुम बका। किसी कारण से मैं आज थोड़ा उदास महसूस कर रहा था, लेकिन जब आप ऑनलाइन आए तो आपने निश्चित रूप से मुझे उत्साहित कर दिया। लिन जियाओझो ने जल्द ही खुद को सहज कर लिया। जैसे ही वह खुशी से बातें करने लगा, उसने गेम इंटरफेस खोल दिया। उन्हें लाइव प्रसारण में खेले हुए काफी समय हो गया था। लिन जियाओझो के पास अभी भी खेल पर नियंत्रण की मजबूत भावना थी। आरंभ में उन्होंने अकेले ही 3 विरोधियों को मार गिराया और अत्यंत सुंदर परिणाम प्राप्त किया। गूचू कंबल के नीचे छिप गई और लिन जियाओझो को उत्साह से खेलते देखा। लिन जियाओझो का गेमिंग कौशल शानदार था। गूचू गुप्त रूप से प्रभावित हुई। जैसे ही वह अपना छोटा सा बैंक खाता निकालकर लिन जियाओझो को एक उपहार खरीदने वाली थी, गूचू ने अचानक लाइव प्रसारण कक्ष से एक गहरी आवाज सुनी, क्या आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ कुछ राउंड खेलूं? गूचू, एक्सप्रेशनलेस नो माउथ फेस अंकल। यह केवल गूचू ही नहीं था जिसने यह परिचित आवाज सुनी। लाइव प्रसारण कक्ष में अनगिनत तेज तर्रार दर्शकों ने भी झाओ की आवाज सुनी। झाओ यान की आवाज धीमी और गहरी थी। यह समुद्र तट की लहरों की तरह गहरा था और इसमें सौम्यता का हल्का सा संकेत था। जहां तक लिन जियाओझो की बात है, जो आत्मविश्वास से बोल रहा था, वह अचानक हकलाया, आह, ओह, जरूर जरूर। और इसलिए झाओ यान लिन जियाओझो के लाइव प्रसारण में शामिल हो गए। उन दोनों ने एक साथ गेम खेला। झाओ यान गेम खेलने में काफी अच्छा था, इसलिए वे दोनों बिना किसी बाधा के अंक प्राप्त करने में सक्षम थे। हालांकि झाओ की उपस्थिति के बाद से किड, जो आमतौर पर जोर से और बातूनी था, काफी हद तक शांत हो गया था। इसलिए श्रोता केवल संक्षिप्त और सरल आदान प्रदान ही सुन सकते थे। झाओ, प्रतिद्वंद्वी का शूटर हमला करने वाला है। सावधान रहें। ठीक है। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। अभी भी खड़े रहो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। ठीक है, ठीक है। अगला राउंड। उन दोनों ने ज्यादा बात नहीं की और लाइव प्रसारण कक्ष टिप्पणियों से भरा हुआ था। झाओ बच्चों के कमरे में क्यों है? क्या उन दोनों में झगड़ा हुआ था? बच्चा बहुत बातूनी था और पूरे समय शेखी बघारता रहता था। वह आज बहुत शांत है। मुझे गंभीरता से संदेह है कि वे दोनों एक साथ रह रहे हैं। बच्चे, क्या तुम शर्मीले नहीं हो सकते? कुछ और शब्द बोलो। मुझे तुम्हारे चुप रहने की आदत नहीं है। मैं इसे बहुत अच्छा भेजता हूँ। हालांकि झाओ यान ने केवल 1 घंटे के लिए लिन जियाओझो के साथ गेम खेला। उसे अभी भी रात में काम निपटाना था। एक बार झाओ यान के चले जाने के बाद
लिन जियाओझो ने अंततः राहत की भारी सांस ली। अमेरिकन होटल की घटना को याद करते हुए दोनों ने बोबो को छोड़ दिया, जो गेम का आदी था, और बाथरूम में थोड़ी बातचीत की। लिन जियाओझो ने झाओ यान से माफी मांगने का साहस जुटाया। उन्होंने कहा कि उन्हें शराब पीने के बाद झाओ यान के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसके बाद वह गैर जिम्मेदारी से भाग भी गया। झाओ यान शांत रहने की पूरी कोशिश कर रहा था। 1 मिनट की चुप्पी के बाद उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। झाओ यान शांति से खून से सनी चादरों में गलती की पुष्टि करने के लिए नानी आंटी झाओ को बुलाने के लिए बाहर गई। लौटने के बाद झाओ यान ने असहज लिन जियाओझो को देखा। लिन जियाओझो अभी भी गहरे अपराधबोध और आत्मदोष में डूबा हुआ था। झाओ यान को हल्की खांसी हुई। मैं तुम्हें माफ करता हूँ। लिन जियाओझो की आंखें चौड़ी हो गईं और उनमें रोशनी थी। सच सच, मैं पिछले कुछ दिनों से बहुत डरा हुआ हूँ। डर रहा हूँ कि आप मुझे भाई के रूप में नहीं चाहते। मैं कसम खाता हूँ, अगर मैंने भविष्य में दोबारा शराब पी, तो मैं आपका उपनाम ले लूंगा। झाओ यान ने कहा, वापस अंदर चलो। लिन जियाओझो ने अपना सिर खुजाया और उदास चेहरे के साथ कहा, लेकिन मुझे वास्तव में बुरा लग रहा है। मुझे आपके घर पर रहने में शर्म आ रही है। शायद मुझे बाहर जाना चाहिए। इससे पहले कि लिन जियाओझो ने अपना वाक्य पूरा किया, उसने झाओयान की अभिव्यक्ति देखी जिसमें लिखा था, आप पहले ही मेरे साथ सो चुके हैं, लेकिन आपने अभी भी मेरे अनुरोध को नजरअंदाज कर दिया है। आप बहुत हृदयहीन हैं। वहाँ असहायता की भावना, वीरानी की भावना, दर्द की भावना और उदासी की भावना थी। संक्षेप में, अपराधबोध से बाहर, लिन जियाओझो चुपचाप झाओ यान के घर वापस चला गया। झाओ एक आदमी था और अपनी गलती के कारण वह सदमे में चला गया। लिन जियाओझो ने गुप्त रूप से उस रात अपने पापों के लिए झाओ यान को दोषी ठहराने की योजना बनाई। अतीत अभी भी उसके दिमाग में ताज़ा था और जब भी वो उसे याद करता तो वह आहें भरता। अपने लाइव स्ट्रीम में लिन जियाओझो ने अपने दिल में बढ़ती नकारात्मक भावनाओं को दबा दिया। उन्होंने अपना ध्यान खेल पर केंद्रित किया। किसी कारण से, जब तक झाओ उसके बगल में दिखाई देता, लिन जियाओझो को स्पष्ट रूप से महसूस होता कि उसका ध्यान केंद्रित नहीं था। उसका दिल लगातार धड़क रहा होगा और उसने सीधे उसकी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं की। अब जब झाओ चला गया, तो लाइव प्रसारण के लिए लिन जियाओझो का उत्साह वापस आ गया। वो अपने सामान्य स्वरूप में वापस लौटते हुए बिना रुके बातें करता रहा। जब गूचू अमेरिका से लौटी, तो वह दादाजी सोंग और अन्य लोगों के लिए उपहार लाना नहीं भूली। जब दादाजी सोंग को गूचू से घड़ी मिली, तो उन्होंने तुरंत खुशी से उसे पहन लिया। यह शायद उनकी अब तक पहनी गई सबसे सस्ती घड़ी हो, लेकिन यह उनकी परपोती का उनके प्रति प्यार था। दादाजी सोंग की आंखों के कोनों में आंसू आ गए क्योंकि उन्होंने समझदार होने के लिए गूचू की प्रशंसा की। दूसरी ओर, सोन चेन को भी अपनी अनमोल बेटी से एक उपहार मिला, लेकिन वे थे चमड़े के दस्ताने। एक गर्म दिन में उसे चमड़े के दस्ताने की एक जोड़ी मिली। चमड़े के दस्ताने उत्कृष्ट ढंग से बनाए गए थे। अंदर गर्म सेबल फर की एक मोटी परत थी और बाहरी परत गहरे काले फर से ढकी हुई थी। इसकी कीमत लगभग $5 होनी चाहिए। अंकल सोंग, मैंने सुना है कि राजधानी में सर्दी बेहद ठंडी है। गूचू ने पलकें झपकाईं और अपने पिता को समझाने के लिए एक मासूम और प्यारा चेहरा बनाया। आपको सर्दियों में दस्ताने पहनना याद रखना चाहिए, अन्यथा आपके हाथों में शीतदंश हो जाएगा। यदि आपके हाथों पर शीतदंश हो जाता है, तो काम करते समय यह बहुत असुविधाजनक होगा। सोंग चेन ने अपने चमड़े के दस्ताने पकड़ लिए, उसके मुंह के कोने मुड़ गए और उसका दिल गर्म महसूस हुआ। मेरी बेटी मेरी परवाह करती है। वह भविष्य के बारे में भी सोच रही है। अभी भी भीषण गर्मी थी, लेकिन मेरी बेटी ने पहले से ही सर्दियों के बारे में सोच लिया था, इसलिए उसने मेरे लिए पहले से ही एक जोड़ी दस्ताने खरीद लिए, भले ही राजधानी में सर्दियां इतनी ठंडी नहीं थीं। धन्यवाद, चूचू। मैं निश्चित रूप से उन्हें सर्दियों में पहनूंगा। सोंग चेन संतुष्ट था। वह घूमा और गू मानक्सी को दिखावा करने के लिए बुलाने के लिए दौड़ा। देखो, मेरी बेटी ने मेरे लिए दस्ताने खरीदे।
मेरी बेटी दुनिया की सबसे प्यारी छोटी लड़की है। मैं बहुत खुश हूँ। संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा समाप्त हो गई। गु चू ने संयुक्त राज्य अमेरिका में हैकिंग प्रतियोगिता में भाग लेने की अपनी इच्छा पूरी की थी। उसके निजी खाते में 30 मिलियन अमेरिकी डॉलर प्राप्त हुए थे और उसने मो की असली पहचान भी उजागर कर दी थी। व्यस्तता का दौर फिलहाल खत्म हो गया। गु चू के सामने अगली चुनौती थी स्कूल जाना। उसके अतीत और वर्तमान जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं था जिसने गु चू को इतना पागल बना दिया हो स्कूल को छोड़कर। वह बैकपैक के साथ स्कूल जाने के बजाय जीवन भर उस कमीने शेनसी द्वारा पीछा किया जाना पसंद करेगी। किंडरगार्टन से स्नातक होने के बाद बड़ों की मदद से गु चू ने ग्रेड स्किपिंग परीक्षा दी और सीधे तीसरी कक्षा में पहुंच गई। बाद में बुद्धिमान प्रिंसिपल ने उस पर ध्यान दिया और अपनी कलम की लहर के साथ गु चू कुलीन वर्ग की सदस्य बन गई। वो एक उजली धूप वाली सुबह थी। आसमान में सूरज चमक रहा था और फूल गु चू को देखकर मुस्कुरा रहे थे। गु चू ने अपनी पीठ पर एक छोटा सा स्कूल बैग रखा था और उसे उसके चाचा ने व्यक्तिगत रूप से प्रसिद्ध कैपिटल अकादमी में भेजा था। चूचू, तुम्हें स्कूल में अपने शिक्षकों की बात सुननी होगी। तुम्हें अब शरारती होने की अनुमति नहीं है, झाओ यान ने उसे रास्ते में याद दिलाया। बच्चों का स्कूल जाना बहुत बड़ी बात थी। विदेश में फिल्मांकन के कारण गु मानक्सी वापस नहीं आ सकी, इसलिए गु चू को स्कूल भेजने का दैनिक कार्य झाओ यान और लिन जियाओझो को सौंप दिया गया। झाओ यान और लिन जियाओझो, दो युवा पुरुषों ने शुरुआत में ही माता पिता बनने के दिनों का अनुभव कर लिया था। गु चू सामने वाली यात्री सीट पर बैठ गया और आज्ञाकारी रूप से सिर हिलाया। ठीक है, मैं समझता हूँ। अंकल, आप ज्यादा सोच रहे हैं। संभ्रांत वर्ग के सभी छात्र मुझसे उम्र में बड़े हैं। मैं केवल 6 वर्ष का हूँ। मैं कौन से बुरे काम कर सकता हूँ? अगर मैं कुछ बुरा भी करूँगा तो उनके सामने नहीं करूँगा। मैं यह उनकी पीठ पीछे करूँगा। यदि आपको स्कूल में धमकाया जाता है, तो इसे छिपाएं नहीं। झाओ यान को चिंता होने लगी कि गु चू बहुत छोटा है और उसे आसानी से धमकाया जाएगा। मुझे बताओ, और मैं तुम्हारी मदद करूँगा। गु चू ने जम्हाई ली। मुझे पता है, मुझे पता है। अंकल, आप बहुत लंबे दिमाग वाले हैं। ये दोनों कैपिटल एकेडमी पहुंचे, जो काफी मशहूर थी। यह स्कूल वर्ष की शुरुआत थी और स्कूल का गेट छात्रों और अभिभावकों से भरा हुआ था। झाओ यान ने गु चू का हाथ पकड़ा और स्कूल में भीड़ का पीछा किया। कैपिटल एकेडमी के प्रिंसिपल को चेंग लॉन्ग कहा जाता था। वो लगभग 40 वर्ष का एक मिलनसार मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति था। ऐसा कहा गया था कि वह राजधानी में चेंग परिवार का भी सदस्य था। प्रिंसिपल चेंग ने व्यक्तिगत रूप से गु चू का स्वागत किया। उन्होंने गु चू की बुद्धिमत्ता को बहुत महत्व दिया। यह बच्ची केवल 6 साल की थी और उसने पहले ही बहुत उच्च बुद्धि प्रदर्शित कर दी थी। वह भविष्य में निश्चित रूप से बेहद सफल होगी। श्री झाओ, कृपया निश्चिंत रहें। हम निश्चित रूप से आपकी भतीजी की अच्छी देखभाल करेंगे। चेंग लॉन्ग जोर से हंसा। झाओ यान काफी चिंतित था। उन्होंने मिश्रित भावनाओं के साथ स्कूल छोड़ने से पहले गु चू को बार बार कुछ विवरण याद दिलाए। झाओ यान अभी भी अविवाहित था और उसकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने गु चू को हमेशा अपनी बेटी की तरह माना था। अब जब उसने गु चू को स्कूल भेजा था और अपने बच्चे को दिन ब दिन बड़े होते देखा था, तो झाओ यान की भावनाएं जटिल हो गई थीं और उसे हल्की उदासी महसूस हुई। गु चू एक चतुर बच्चा था। उसके सामने निश्चित रूप से एक उज्ज्वल और सुंदर भविष्य था। कैपिटल अकादमी, शिक्षण भवन में, इस आलीशान इमारत में मशहूर अभिजात्य वर्ग छिपा हुआ था। शिक्षण भवन को राजधानी के कई बड़े परिवारों द्वारा वित्त पोषित और निर्मित किया गया था और केवल कुछ दर्जन छात्रों को कुलीन वर्ग के लिए नामांकित किया गया था। युवाओं की रुचि के क्षेत्र अलग अलग थे और प्रत्येक मंजिल पर उपकरणों और प्रयोगशालाओं का अपना सेट था। आज स्कूल का पहला दिन था, इसलिए छात्रों को क्लास मिस करने की इजाजत नहीं थी। संभ्रांत वर्ग, जो हमेशा ठंडा और शांत रहता था, अब अत्यधिक भीड़भाड़ वाला था और चर्चाएं लगातार चल रही थीं। मैं हाल ही में ब्लैक होल के सिद्धांत पर शोध कर रहा हूँ।
क्या आप में से कोई शामिल होने में रुचि रखता है? अरे, मैंने कल फिर से प्रयोगशाला को उड़ा दिया। मुझे अभी भी उपकरणों के एक नए बैच के लिए आवेदन करना है। मैं खगोलीय संगठन पर मुकदमा करना चाहता हूँ। मैंने एक क्षुद्रग्रह की खोज में आधा साल बिताया और उन्होंने इसका नाम मेरे नाम पर नहीं रखा। चेंग मिंगलू, मैंने सुना है कि आप हैकिंग प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका गए थे। आपकी रैंकिंग क्या है? पिछली पंक्ति में काले किनारे का चश्मा पहने एक लड़के ने बोबो पर गपशप भरी अभिव्यक्ति के साथ चुटकी ली। लड़कों का एक समूह इकट्ठा हो गया। वे सभी जीनियस थे जिनकी रुचि कंप्यूटर में थी। कुछ प्रोग्रामिंग के लिए समर्पित थे, कुछ कंप्यूटर को संशोधित करने के लिए समर्पित थे, और कुछ कंप्यूटर पर शोध और विकास के लिए समर्पित थे। इस बार जब बोबो हैकर प्रतियोगिता में भाग लेने गया तो लोगों का यह समूह छुपकर उसे देख रहा था। बोबो ने आंखें घुमा ली। ली मिंग, मुझे चेंग मिंगलू मत कहो, मेरा नाम बोबो है। ठीक है, मिस्टर बोबो, इस बार आपकी रैंकिंग क्या है? क्या टाइगर अभी भी पहले स्थान पर है? काले चश्मे वाले उस व्यक्ति का नाम ली मिंग था। समूह ने तुरंत गपशप शुरू कर दी। बोबो ने कंधे उचकाए और आलस्य से कहा, यह पिछले साल की तुलना में सुधार है। इस साल मैं 6ठे स्थान पर था। साथ ही उस कमीने टाइगर को इस साल एक प्रतिद्वंद्वी से मिला। उसे किसी ने फर्श पर रगड़ दिया था और केवल दूसरा स्थान प्राप्त किया। हे, प्रथम स्थान पर कौन था? इसका खुलासा बोबो ने नहीं किया। क्या बकवास है। टाइगर वास्तव में हार गया था। जल्दी, मुझे बताओ, इस वर्ष प्रथम स्थान पर कौन है? क्या मैंने गलत सुना? टाइगर, दुनिया का शीर्ष हैकर, वास्तव में किसी से हार गया था। बोबो के मुंह के कोने मुड़ गए। जिस व्यक्ति ने उस कष्टप्रद टाइगर को हराया वह मेरा अत्यंत चतुर और छुपा हुआ बड़ा भाई चेंग क्यूई था। हालांकि बोबो इस रहस्य को कभी उजागर नहीं करेगा। हैकर्स कभी भी वास्तविकता से जुड़े नहीं थे और केवल आभासी दुनिया में मौजूद थे। बेशक बोबो अभी भी अपने बड़े भाई की महान उपलब्धियों में से कुछ को साझा करने को तैयार था। बात यह है कि हैकर प्रतियोगिता की उस रात एस ऑफ हार्ट्स नाम का एक रहस्यमय हैकर छुपे घोड़े के रूप में उभरा। बोबो ने जोशीला भाषण दिया और टाइगर और एस ऑफ हार्ट्स के द्वंद्व का वर्णन इस तरह किया मानो यह सुपरमैन और बैटमैन के बीच की लड़ाई हो। यह अभूतपूर्व था। यह सुनकर आसपास के लोगों ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली और आश्चर्य से अपनी जीभें चटका ली। दिल का इक्का, क्या मस्त लड़का है। जैसे ही बोबो ने एस ऑफ हार्ट्स के बारे में बात की, जिसने हैकर फोरम को बिजली की गति से हैक कर लिया, क्लास के लिए घंटी बज गई। गोल मटोल रूप वाले शिक्षक श्री झो अस्थिर रूप से चले। उसने अपनी पाठ्यपुस्तक मेज पर फेंक दी और अपने पतले फ्रेम वाले चश्मे को ऊपर कर दिया। शांत, आप सभी शांत हो जाइए। आपकी कक्षा पूरी इमारत में सबसे तेज है। संभ्रांत वर्ग के दर्जनों छात्र अपना स्थान लेकर बैठ गए। दरअसल पूरी बिल्डिंग में सिर्फ एक ही क्लास थी। निस्संदेह वे सबसे अधिक शोर मचाने वाले थे। संभ्रांत वर्ग के फॉर्म शिक्षक बनने में सक्षम होने के लिए श्री झो साधारण नहीं थे। यह अफवाह थी कि वह अपने शुरुआती वर्षों में एक विशेष संगठन में थे और उनके हाथ खून से सने हुए थे। कभी कभी उसकी मुस्कुराती आंखों में हत्या का तीव्र इरादा छिपा होता। वह अत्यंत भयानक व्यक्ति था। यहाँ तक कक्षा में दृढ़ निश्चय और लापरवाह प्रतिभाओं का समूह भी ओल्ड झो को देखकर भयभीत हो जाता था। ठीक है, आज मैं सभी को कुछ बताना चाहता हूँ। श्री झो ने अपना गला साफ किया और उनका गोल शरीर पोडियम के चारों ओर चला गया। एक नया छात्र आज हमारी कक्षा में शामिल हो रहा है। उसके पास कंप्यूटर विज्ञान में प्रतिभा है और उसे अस्थायी रूप से कंप्यूटर टीम को सौंपा गया है। संभ्रांत वर्ग के छात्र पूरे देश से आए थे और वे सभी क्षेत्र में शीर्ष स्तर के प्रतिभाशाली थे। बहुत कम प्रतिभाशाली लोग थे और कभी-कभी वे एक वर्ष में एक भी नया छात्र भी नहीं देख पाते थे। जैसे ही श्री झो ने बोलना समाप्त किया, कंप्यूटर टीम के 5 पुरुष छात्र मौके पर ही विस्फोट हो गए और उनकी आंखों में भेड़िए जैसी रोशनी चमक उठी। नया छात्र, और यह एक लड़की है। हमारी कंप्यूटर टीम को आखिरकार एक लड़की मिल गई है।
मिस्टर झो, नए सहपाठी का नाम क्या है? उसका नाम पूछना बेकार है। मुझे बस इस बात की खुशी है कि वह एक लड़की है। उस समय जब चिंग मिंगलू हमारी कंप्यूटर टीम में आई थी, मैंने सोचा था कि वह एक लड़की थी और लंबे समय तक उत्साहित थी, लेकिन अंत में यह सब नकली था। भाड़ में जाओ, मैंने कहा कि मेरा नाम बोबो है। चिंग मिंगलू का फिर कभी जिक्र मत करना। श्री झो ने मेज पर दस्तक दी और सभी छात्रों को चेतावनी देने के लिए आवाज उठाई, चुप रहो। इस नए छात्र की स्थिति थोड़ी विशेष है, इसलिए कक्षा में सभी को उसका ख्याल रखना चाहिए। कंप्यूटर ग्रुप में शामिल छात्र छात्राओं की आंखें चमक रही थीं। उनके लिए जो बात मायने रखती थी वह यह थी कि वह एक महिला छात्रा थी जो उनके साथ शामिल हो रही थी। इसका मतलब था कि उनका कंप्यूटर समूह अंततः इतिहास में विपरीत लिंग के पहले सदस्य का स्वागत कर रहा था। यह एक खुशी का अवसर था। अपने आप को देखो, क्या तुमने पहले कोई सुंदर लड़की नहीं देखी है? अभिजात वर्ग के क्लास बैले से एक तिरस्कारपूर्ण स्वर आया। संभ्रांत वर्ग में वर्तमान में कुल 40 छात्र थे और उनमें से 10 महिलाएं थीं। इन छात्राओं के पास प्रतिभा के अपने अपने क्षेत्र थे। प्रतिभावान लोग वास्तव में अपने पहनावे पर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे और इन लड़कियों की शक्ल सूरत भी बेहद साधारण होती थी। हालांकि क्लास बैले मालिंगर अन्य लड़कियों से अलग थी। उनमें उत्कृष्ट चित्रकारी कौशल था। इतनी कम उम्र में वह सभी प्रकार के प्रतिभाशाली चित्रकारों के कार्यों की नकल करने में सक्षम थी और वह उन्हें लगभग वास्तविक बना सकती थी। उसकी प्रतिभा पर स्कूल ने तुरंत गौर किया और प्रिंसिपल की अनुमति से वह अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाने के लिए विशिष्ट वर्ग में प्रवेश कर गई। इसके अलावा मां लिंग र की शक्ल बहुत प्यारी थी। उसे सजना संवरना पसंद था और कक्षा में छात्र उसे क्लास बैले मानते थे। अरे मां लिंगर, अपने शब्दों पर ध्यान दें। हमारी कंप्यूटर टीम एक नए सदस्य का स्वागत कर रही है। यह हमारा व्यवसाय है। बोबो ने अपने होंठ भींच लिए। मां लिंगर का गला रुंध गया और उसने बोबो को गुस्से से देखा। मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा आशा भी मत रखो। कंप्यूटर के साथ खिलवाड़ करने वाली लड़की कितनी खूबसूरत हो सकती है। जो लड़कियां 14 या 15 वर्ष की थीं, उन सब के हृदय में थोड़ा घमंड था। यह विशेष रूप से मां लिंग र के लिए था। वह अब क्लास बैले थी और पूरी अकादमी में काफी मशहूर थी। ऊंचे स्थान पर खड़े होने पर उसमें कुछ अभिमान और घमंड होना अपरिहार्य था। वह जानती थी कि आज संभ्रांत वर्ग में एक नई छात्रा ने प्रवेश किया है और उसके हृदय में हल्की सी चिंता उत्पन्न हो गई। उसे डर था कि कोई खूबसूरत और प्रतिष्ठित लड़की आएगी और उसकी लाइमलाइट चुरा लेगी। हालांकि यह जानने के बाद कि नया छात्र कंप्यूटर टीम में शामिल हो रहा है, मां लिंग र ने अंततः अपने दिल पर से बोझ कम कर लिया। कंप्यूटर गेम खेलने वाली कितनी लड़कियां अच्छी दिखने वाली थीं। वे शायद बोबो के ओटाकस समूह की तरह ही थे। कंप्यूटर टीम के ओटाकस को नहाना पसंद नहीं था और वे हमेशा पसीने से लथपथ रहते थे। उनके मोजे हर जगह इंस्टेंट नूडल्स के कटोरे के साथ बिखरे हुए थे। पूरी इमारत में केवल कंप्यूटर टीम का फर्श ही सबसे गंदा और बदबूदार था। हालांकि शिक्षक कंप्यूटर टीम के प्रति पक्षपाती थे। मुझे इसकी परवाह नहीं है कि नया छात्र कैसा दिखता है। बोबो मां लिंग र के रवैये को बर्दाश्त नहीं कर सका। भले ही नया छात्र आकर्षक न हो, फिर भी हमारा कंप्यूटर समूह उस पर ऐसे ध्यान दे सकता है जैसे कि वो कोई खजाना हो। अन्य 4 आईटी छात्रों ने सिर हिलाया। एक बार जब वो कंप्यूटर समूह के दरवाजे में प्रवेश कर गई, तो वह उनमें से एक बन जाएगी। वे बाहरी दुनिया के खिलाफ एकजुट थे। भले ही आप क्लास बैले हों, फिर भी हम आपके खिलाफ जाने का साहस करेंगे। आखिरकार ऐसा नहीं है कि आप कभी हम में दिलचस्पी लेंगे। ईमानदारी से। मां लिंगर के गाल फूले हुए थे। उसकी खूबसूरत आंखें बोबो के गुड़िया के चेहरे पर पड़ी जो पिटाई के लायक थी। अपने दिल में कुंठित भावनाओं को दबाते हुए उसकी आंखें थोड़ी लाल थीं। मां लिंग एर को अभी भी याद है कि वह बोबो से पहली बार कब मिली थी। वह नाजुक और सुंदर गुड़िया जैसा चेहरा वाला युवक उत्सुकता से उसकी ओर देखने लगा।
मालिंग रा ने मूल रूप से सोचा था कि यह एक और सहपाठी था जो उससे प्यार करता था। अप्रत्याशित रूप से बोबो ने अपना मुंह चौड़ा किया और उत्सुकता से पूछा, अरे, क्या तुम्हें किसी ने मारा था? तुम्हारी आंखें काली क्यों हैं? तुम्हारी आंख के कोने पर भी एक काली रेखा है। क्या तुम किसी चीज से संक्रमित हो? उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। यह आईशैडो और आईलाइनर है। बोबो बहुत परेशान करने वाला है। मैं बहुत खूबसूरत लड़की हूँ, फिर भी उसने कभी मेरी आंखों में नहीं देखा। क्या वह अंधा है? ठीक है, ठीक है। चलो क्लास के बाद बात करते हैं। श्री झो ने दरवाजा खोलने से पहले सभी को शांत रहने का संकेत दिया। कृपया स्वागत है, गूचू। जब शिक्षक ने नए छात्र का नाम बताया तो बोबो की दाहिनी पलक हिल गई। गूचू, यह नाम कुछ जाना पहचाना लग रहा था। बोबो ने ऊपर देखा और कक्षा का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ पाया। एक छोटी लड़की जिसके पास छोटा स्कूल बैग था और उसने बच्चों का बेज रंग का चौगा पहना हुआ था, अपने मोटे पैरों के साथ अंदर आई। उसकी आंखें मार्च में झरने के पानी की तरह शांत थीं। उसका एक हाथ उसकी जेब में था और उसकी अभिव्यक्ति शांत और प्यारी थी। बोबो, नो माउथ फेस एक्सप्रेशनलेस बोबो। डेडपैन फेस फ्लश्ड। क्या यह वह छोटी लड़की नहीं है जिसका मेरा बड़ा भाई सबसे ज्यादा ख्याल रखता है? वह संभ्रांत वर्ग में क्यों है? गूचू पोडियम के सामने चली गई और अपने सहपाठियों की ओर हाथ हिलाया। उसने एक शांत मुस्कान दिखाई। सभी को नमस्कार, मैं गूचू हूँ। मैं इस साल 6 साल का हूँ। मैंने अभी अभी किंडरगार्टन से स्नातक किया है। अब से हम सहपाठी होंगे। कृपया मेरा ख्याल रखें। यह सिर्फ बोबो नहीं था। कुछ देर बाद बाकी छात्र भी हैरान रह गए। इस युग में प्रतिभावानों की कमी नहीं थी। वे सभी विभिन्न क्षेत्रों में अत्यंत प्रतिभाशाली युवा थे। लेकिन यह पहली बार था जब 6 साल के किसी बच्चे ने संभ्रांत वर्ग में प्रवेश किया था। केवल 6 साल का। इसका क्या मतलब था? बाकी 6 साल के बच्चे अभी भी अपने माता पिता की गोद में रो रहे थे। 6 साल की यह लड़की पढ़ने के लिए संभ्रांत वर्ग में प्रवेश कर चुकी थी। उसकी शांत और संयमित उपस्थिति को देखकर उसमें एक युवा और परिपक्व व्यक्ति की झलक मिलती थी। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, हमारा नया छात्र इस कक्षा में सबसे छोटा है। श्री झोऊ का चेहरा सख्त था और उनकी अभिव्यक्ति गंभीर थी। वह अभी भी छोटी है। हर किसी को उसकी अच्छी देखभाल करनी चाहिए। आपको उसे परेशान नहीं करना चाहिए। अगर मुझे पता चल जाए कि उसे किसने परेशान किया है, तो आप खुद को प्रिंसिपल के साथ चाय पीते हुए पाएंगे। कक्षा में छात्र एक दूसरे को देखते रहे और कानाफूसी करते रहे। छोटी लड़की बहुत प्यारी है। ओह, मुझे वो बहुत पसंद है। अपने इस डरावने विचार को छोड़ दो। वो कम उम्र की है। पहले हमारी कक्षा में सबसे छोटा बच्चा केवल 10 साल का था। अब 6 साल का है। कितना डरावना है। कंप्यूटर टीम असभ्य लोगों का एक समूह है। क्या वे छोटी लड़की की अच्छी देखभाल कर सकते हैं? ओह, वो बहुत प्यारी है। माँ लिंग र, जो कुछ ही समय पहले शत्रुता से भर गए थे, ने भी इस पल में राहत की एक छोटी सी सांस ली। सौभाग्य से वह एक छोटी लड़की थी जिसके कान के पीछे अभी भी गीलापन था। वह बहुत प्यारी थी, लेकिन वो बहुत छोटी थी। अगर वह सचमुच बड़ी होकर एक खूबसूरत लड़की बनती, तो भी उसे कम से कम 10 साल लगेंगे। माँ लिंगर ने अपनी छाती थपथपाई और क्लास बैले के रूप में उसकी स्थिति बच गई। अपनी आंख के कोने से उसने बोबो पर नजर डाली, जो स्तब्ध रह गया। माँ लिंग र के मुंह के कोने मुड़ गए। गूचू ने अपना आत्म परिचय समाप्त करने के बाद अपना छोटा स्कूल बैग उठाया और कक्षा की मेज और कुर्सी के पास चली गई। वह बोबो के बगल वाली खाली सीट पर बैठ गई। कंप्यूटर टीम के सभी सदस्य ओटाकस थे जिनकी उम्र लगभग 15 वर्ष थी। यह पहली बार था जब उन्होंने इस प्यारी लड़की गूचू को देखा। लोग घाटे में थे। उन्होंने सोचा कि नई छात्रा भले ही बदसूरत हो, कम से कम उसकी उम्र तो उसी की होनी चाहिए। किसने सोचा होगा कि कोई प्यारी सी लड़की होगी? 6 साल का सहपाठी। उन्हें भविष्य में कैसे साथ रहना चाहिए? क्या बच्चों को कैंडी पसंद थी? क्या वे आमतौर पर बीमार पड़ते थे?
क्या उन्हें रोना पसंद था? क्या उन्हें पसीने की गंध नापसंद थी? ठीक है, अपना काम खुद करो। सेमेस्टर के अंत में अपनी रिपोर्ट सौंपना याद रखें। अभिजात्य वर्ग में कोई निश्चित वर्ग नहीं थे। विभिन्न प्रतिभा समूहों के छात्रों के पास निश्चित उपकरणों के साथ अपनी मंजिलें थीं, इसलिए वे स्वयं सक्रिय थे। श्री झोल द्वारा गूचू को शांत करने के बाद वह अपनी पीठ के पीछे हाथ रखकर कक्षा से बाहर चला गया। कक्षा में मौजूद छात्र तुरंत तितर बितर हो गए। वे अपने अपने कामों में व्यस्त थे। माँ लिंग र के जाने से पहले उसने अपनी बाहों को अपनी छाती के सामने मोड़ लिया और अपनी खूबसूरत आंखों से कंप्यूटर टीम को देखा। अपनी महिला सहपाठी का अच्छा ख्याल रखें। वह अभी भी छोटी है, केवल 6 साल की है। उसे अपने डायपर बदलने की भी आवश्यकता हो सकती है। कंप्यूटर टीम फ्लश्ड एक्सप्रेशनलेस नो माउथ फेस फ्यू। अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे कॉल करें। शायद मैं बच्चे की देखभाल में आपकी मदद कर सकूं। माँ लिंगर ने बोबो को अर्थपूर्ण ढंग से देखा और फिर वह बिना पीछे मुड़े चली गई। बोबो ने अपना चेहरा ढांक लिया था और उसका शिशु चेहरा टूट रहा था। चूचू, तुम संभ्रांत वर्ग में क्यों आए? तुम केवल 6 साल के हो। क्या तुम्हें प्रीस्कूल कक्षा की पहली कक्षा में नहीं पढ़ना चाहिए? क्या तुम्हारे चाचा और तुम्हारी माँ को पता है कि तुम संभ्रांत वर्ग में आए हो? गूचू ने सिर हिलाया। प्रिंसिपल ने मुझे एक बुद्धि परीक्षण और एक प्रतिभा परीक्षण दिया और उन्होंने मुझे कुलीन वर्ग में पढ़ने की अनुमति दी। लेकिन तुम केवल 6 साल की हो। बोबो ने आह भरी। भूल जाओ। मैं तुम्हें पहले हमारे कंप्यूटर मुख्यालय में लाऊंगा। चुच्चू, आईटी गेमिंग के समान नहीं है। दोनों के बीच अभी भी अंतर है। गुच्चू, मेरा विश्वास करो, मुझे पता है। पुरुषों का समूह सावधानीपूर्वक गुच्चू को कंप्यूटर मुख्यालय में ले आया। यह स्थान बड़े पैमाने के कंप्यूटर उपकरणों और सभी प्रकार के अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों से सुसज्जित था। कंप्यूटर टीम के सभी 5 सदस्य उद्योग में शीर्ष पायदान के प्रतिभाशाली थे। गुच्चू ने अभी कंप्यूटर मुख्यालय में कदम भी नहीं रखा था कि उसे दूर से एक क्षणभंगुर खट्टी गंध महसूस हुई। गुच्चू ने अपनी नाक ढंक ली और अपनी भौहें ऊपर उठा ली। इससे बदबू आती है। कंप्यूटर टीम के वे सदस्य जो कभी विशेष नहीं थे, सभी के चेहरे लाल थे। उन्होंने अपने 6 वर्षीय सहपाठी के सामने खुद को शर्मिंदा किया। बोबो ने शर्मिंदगी से अपना सिर खुजलाया। उद्धरण चिन्ह ... हम आमतौर पर चीजों को लेकर काफी लापरवाह होते हैं। चुच्चू, थोड़ी देर बाहर रुको, हम सफाई करने जाएंगे। 5 असभ्य आदमी मुख्यालय में घुस गए और अंदर से सफाई की आवाजें आईं। गुच्चू ने 1 घंटे से अधिक समय तक छोटी बेंच पर इंतजार किया और आखिरकार बोबो को कूड़ेदान को बाहर धकेलते हुए देखा। कूड़ादान फटे मोजे, बचे हुए इंस्टेंट नूडल्स, टूटी चप्पलें, सभी प्रकार के छोड़े गए मशीन भागों और बिकनी कवर के साथ कई पत्रिकाओं से भरा हुआ था। कंप्यूटर समूह में एक नया सदस्य शामिल हुआ था और नई सदस्य एक प्यारी सी लड़की थी। कंप्यूटर समूह ने उतावलेपन से कार्य करने का साहस नहीं किया। पर्यावरण को स्वच्छ रखना होगा। जो पत्रिकाएं बच्चों के लिए अनुपयुक्त थी उन्हें कष्ट सहकर फेंकना पड़ा। उन्हें भावी पीढ़ी की रक्षा करनी होगी। कंप्यूटर मुख्यालय की सफाई हो जाने के बाद बोबो अजीब तरह से गुच्चू को अंदर ले आया। चलते चलते उसने गुच्चू को सब कुछ बताया। चूचू, यह मंजिल हमारा क्षेत्र है। आमतौर पर यहाँ केवल हम ही रहते हैं और केवल शुक्रवार को ही पढ़ाने के लिए शिक्षक होंगे। यह मेरा क्षेत्र है। मैं आमतौर पर यहाँ हैकिंग का अध्ययन करता हूँ। कभी कभी मैं पुलिस को कुछ जानकारी ढूंढने में मदद करूंगा। वह ली मिंग का क्षेत्र है। उन्हें इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों पर शोध करना पसंद है। क्या आप नए गूगल कॉन्टैक्ट लेंस के बारे में जानते हैं? इसका एक हिस्सा उनके द्वारा विकसित किया गया था। यह वांग जिंग का क्षेत्र है। वह प्रोग्रामिंग में काम करता है। यह जिन लेजुन का क्षेत्र है। वह कंप्यूटर रखरखाव का काम करता है। 15 वर्ष के युवा किशोरों ने सावधानीपूर्वक अपना परिचय गुच्चू से कराया और गर्व से अपने पेशे का परिचय गुच्चू से कराया। गुच्चू बहुत आदरणीय था। उसने अपनी बड़ी मासूम आंखें झपकाईं और उनके कामों के चारों ओर चक्कर लगाने लगी।
उसने आश्चर्यचकित होने का नाटक किया और ताली बजाई। उसने प्रशंसा में कहा, वाह, तुम सब बहुत अद्भुत हो। मासूम ओटाकस का समूह एक सुर में शर्मा गया। आह, चुच्चू कितना प्यारा है। बहुत प्यारा। वो हर किसी की छोटी बहन की तरह थी। वे वास्तव में उसकी रक्षा अपने हाथों में करना चाहते थे। एक दौर के बाद गूचू अपने अच्छे लुक और अभिनय कौशल पर भरोसा करके सफलतापूर्वक कंप्यूटर टीम में शामिल हो गई। चुच्चू, आप कंप्यूटर प्रौद्योगिकी के किस पहलू का अध्ययन करना चाहते हैं? हर कोई गूचू को बैठाने के लिए लाया। उनमें से एक व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से गूचू के लिए एक कप सुगंधित नारियल के दूध की चाय खरीदने के लिए नीचे गया। अभिजात वर्ग का प्रबंधन हमेशा ढीला रहा था और प्रत्येक छात्र अपनी रुचि के क्षेत्र का अध्ययन करते थे। सेमेस्टर के अंत में वे एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे जिसमें केवल सेमेस्टर के शोध और परिणामों की रिपोर्ट होगी। हालांकि गूचू केवल 6 साल की थी, फिर भी उसे कुलीन वर्ग के नियमों का पालन करना पड़ता था। सेमेस्टर के अंत में उसे अभी भी अपने उत्कृष्टता के क्षेत्र पर एक रिपोर्ट जमा करनी थी। हर कोई उत्सुक था। 6 साल की लड़की, उसमें किस तरह की उत्कृष्ट प्रतिभा थी। बोबो ने गर्व से कहा, मैं तुम्हें हैकिंग कौशल सिखा सकता हूँ। बाकी लोग पीछे रहने को तैयार नहीं थे। मैं तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद विकास सिखाऊंगा। प्रोग्रामिंग की मूल बातें बहुत सरल हैं। मेरी ओर देखो, टस्क, मैं हमेशा आपके कंप्यूटर के खराब होने पर उन्हें ठीक करता हूँ। कंप्यूटर को ठीक करना ही रास्ता है। अपने सहपाठियों के उत्साहपूर्ण निमंत्रण का सामना करते हुए गूचू के मुंह के कोने मुड़ गए। वह थोड़ा मुस्कुराई और बोली, क्या संयोग है। मैं हर चीज के बारे में थोड़ा थोड़ा जानती हूँ। सच कहूँ तो गूचू को बचपन से ही हमेशा लगता था कि वह एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है। ऐसा व्यक्ति जो हर चीज में अच्छा था। अपने पिछले जीवन में उसने हैकर बनने के लिए अपनी प्रतिभा पर भरोसा किया था। एक छोटे से इंटरनेट कैफे के प्रबंधक से वह एक विश्व स्तरीय वांछित अपराधी बन गई थी। पीएफ्ट, बोबो और अन्य लोग जोर से हंसे। यह बच्चा चुटकुले सुनाने में काफी अच्छा था। आप केवल 6 वर्ष के हैं और आप मुझे बता रहे हैं कि आप हैक करना, प्रोग्राम करना, एप्लीकेशन विकसित करना, इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद बनाना और कंप्यूटर की मरम्मत करना जानते हैं। बोबो तब तक हंसा जब तक उसकी आंखों से आंसू नहीं निकल आए। चूचू, चलो बकवास मत करो। क्या तुमने कोई कहानी सुनी है? एक बच्चा था जो झूठ बोलना पसंद करता था और बाद में उसकी नाक लंबी और लंबी हो गई। गूचू ने अपने होंठ भींचे और मुस्कुराए। युवा मास्टर्स के इस समूह के पास करने के लिए कुछ भी बेहतर नहीं था, इसलिए उन्होंने गूचू को कुछ कंप्यूटर तकनीक सिखाने का फैसला किया ताकि यह प्यारी छोटी लड़की पहले से ही समाज की क्रूरता का अनुभव कर सके और अनुभव कर सके कि जूनियर होने का क्या मतलब है। मंच पर जाने वाले पहले प्रतिभाशाली वांगजिंग थे जो एक प्रोग्रामर थे। वो कंप्यूटर के सामने बैठ गया और गूचू से पूछा, चुचू, आपने कहा था कि आप प्रोग्रामिंग के बारे में थोड़ा जानते हैं। क्या आप आमतौर पर पायथन, जावा या सी का उपयोग करते हैं? गूचू इस भोले भाले बड़े भाई के बगल में बैठ गया। मैं पीएचपी का उपयोग करता हूँ। लगता है आपको वेब प्रोग्रामिंग करना पसंद है। यह शुरुआती लोगों के लिए उपयुक्त है, युवक ने मुस्कुराते हुए कहा। आइए, प्रतिस्पर्धा करने के लिए पीएचपी का उपयोग करें और देखें कि कौन कम से कम समय में एक संपूर्ण ऑपरेटिंग प्रोग्राम लिख सकता है। गूचू मधुरता से मुस्कुराया। ठीक है। दोनों में प्रतिस्पर्धा होने लगी। लीमिंग, जो बगल से देख रहा था, बोबो के पास आया और उत्सुकता से पूछा, क्या आप उसे पहले से जानते थे? बोबो ने कहा, कुछ इस तरह। वह मेरे भाई के दोस्त की बेटी है। वह काफी स्मार्ट है और उसके पास अच्छा गेमिंग कौशल है। ली मिंग ने कहा, मुझे लगता है कि इस छोटी लड़की में अनुभव की कमी है। ओल्ड वांग के प्रोग्रामिंग कौशल और गति बस हो हैं। बोबो, क्या गलत है? सभी दर्शकों ने देखा और देखा कि 6 साल की छोटी लड़की पहले ही बेंच से नीचे कूद गई थी। मेरा काम हो गया। हर कोई। 3 मिनट से भी कम समय बीत चुका था और ओल्ड वांग, जो प्रोग्रामिंग का अध्ययन कर रहा था, केवल आधा ही पूरा हुआ था। बोबो हैरान था। क्या आप गंभीर हैं?
मुझे देखने दो कि क्या मैं इसे चला सकता हूँ। जैसा कि उन्होंने कहा, बोबो ने गूचू द्वारा लिखे गए छोटे कार्यक्रम को संचालित करने के लिए अपने हाथ बढ़ाए। बिल्कुल नहीं, मैं अभी आधा ही सफर तय कर पाया हूँ। दूसरी ओर, प्रोग्रामिंग कर रहे युवक ने अपना काम बंद कर दिया और उत्सुकतावश उसे देखने के लिए उसके पास आ गया। यह बहुत ही सरल कार्यक्रम था। यह सरल और खामियों से भरा हुआ लग रहा था। यह एक बच्चे के काम की तरह था जो आकस्मिक रूप से लिखा गया था। ठीक है, चूचू, आपका यह प्रोग्राम बहुत सरल दिखता है और इसमें कई बग हैं। यह बहुत अच्छा नहीं चलेगा। उन्होंने एक दोस्ताना अनुस्मारक दिया। बोबो ने इसे चलाने की कोशिश की, और परिणाम कार्यक्रम सफलतापूर्वक चला। यह बहुत आसानी से चला। सब लोग फ्लश्ड डेडपैन फेस एक्सप्रेशनलेस नो माउथ फेस।